राधिका की नई नई शादी हुई थी। वह दुल्हन बनकर अपने ससुराल आ गई थी। शादी को अभी 2 महीने ही हुए थे। उसके चेहरे की रौनक गायब हो गई थी। शायद राधिका किसी बात से नाराज थी। राधिका की सास सरस्वती जी ने कई बार राधिका से ही उदासी का कारण जानना चाहा, लेकिन राधिका हर बात को टाल देती थी। सरस्वती जी मन में सोच रही थी कि इस नए घर में अभी उसका मन नहीं लग रहा है, इसीलिए उदास रहती है। ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी। सरस्वती जी आंगन में बैठी हुई थी। तभी अचानक दरवाजे के बाहर से राधिका के भैया अर्जुन आते हुए दिखाई दिए। अर्जुन राधिका को लेने आया था। सरस्वती जी ने राधिका को जाने से मना नहीं किया था। उन्होंने सोचा शायद राधिका अपने मायके जाएगी तो थोड़ा खुश हो जाएगी और उसके चेहरे की चमक वापस आ जाए। राधिका के जाने के बाद सरस्वती जी ने अपने बेटे रोहन से पूछा, रोहन बेटा, तुम्हारे और राधिका के बीच सब ठीक तो है ना? कोई बात तो नहीं है? बहू बहुत चुप चुप रहती है। तुमने कुछ कहा तो नहीं उसको? नहीं नहीं मम्मी, मैंने तो कुछ नहीं कहा और मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता। ठीक है बेटा, शायद मेरी ही गलतफहमी हो, लेकिन बेटा फिर भी बहू से इस बारे में बात करके देखना, शायद तुमको कुछ बता दे। आखिर वह तुम्हारी पत्नी है। ठीक है माँ, राधिका को आने दो, मैं उससे बात कर लूंगा। अभी तो माँ मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, नहीं तो लेट हो जाऊंगा। शाम को जब रोहन घर आया तो देखा सरस्वती जी उदास बैठी हैं। सरस्वती जी ने रोहन की तरफ देखते हुए कहा, बेटा कल रविवार है, छुट्टी है, तो तू अपना सामान अपने रूम से निकालकर मेरे रूम में रख दे और मेरा सामान अपने कमरे में रख दो। मैं तुम्हारे कमरे में रह लूंगी माँ। अचानक से रूम शिफ्ट करने की बात कहाँ से आ गई? सब ठीक तो है ना माँ? अरे बेटा मैं अकेली रहती हूँ, तो तू अब मेरे कमरे में आ जा। मेरा कमरा बड़ा है और मैं तेरे कमरे में। माँ कोई जरूरत नहीं है, रूम बदलने की, जो जैसा है वैसा ही चलने दो। और अभी तो राधिका भी नहीं है घर में माँ, ऐसे रूम चेंज करेंगे तो शायद राधिका को अच्छा ना लगे माँ। लोग तो राधिका के बारे में ही तरह तरह की बातें बनाएंगे कि आते ही बहू ने अपनी सास के कमरे पर कब्जा कर लिया। रोहन ने हंसते हुए कहा। उनकी बातें सुनकर सरस्वती जी चुप हो गई। शाम को माँ बेटे ने बैठकर खाना खाया। अगले दिन सरस्वती जी फिर से पीछे पड़ गई। कमरा बदलने के लिए सरस्वती जी जिद करने लगी तो रोहन को रूम शिफ्ट करना ही पड़ा। कमरे का सामान शिफ्ट करने के बाद सरस्वती जी ने कहा, बेटा बहू के यहाँ से जो सोफा आया है उसे भी अपने कमरे में रखवा लो। रोहन ने अपनी माँ की बात सुनकर हैरानी से पूछा, माँ आपके दिमाग में क्या चल रहा है? माँ सोफा बाहर ही रहने दो ना, मेहमान आएंगे तो बैठेंगे। पर बेटा हमारे अपने सोफे भी तो हैं, वह रख ले बाहर। यह सोफा तू अपने कमरे में रख ले माँ। यह नए सोफे हॉल में अच्छे लग रहे हैं, पुराने अच्छे नहीं लगेंगे। यहाँ बेटा तू जिद मत कर, बहू वाले सोफा उसके कमरे में रख दो। रोहन थोड़ी देर शांत रहा, फिर बोला, माँ सच बोलना, किसी ने आपसे कुछ कहा है क्या? अचानक से रोहन के मुंह से यह सुनकर सरस्वती जी चिंतित हो गई। नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है, तू बस जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही कर। आखिरी में रोहन ने सोफा भी रूम में रखवा दिया। जैसा सरस्वती जी ने कहा, रोहन ने वैसा ही किया। अगले दिन रोहन ऑफिस से आया तो देखा राधिका घर आ चुकी थी। रोहन घर पर राधिका को देखकर हैरान था, क्योंकि राधिका का कुछ दिन अभी यहाँ आने का मन नहीं था। फिर यह कैसे हो गया? रोहन ने कई बार नोटिस किया था कि माँ और राधिका के बीच अजीब सा तनाव रहता था। दोनों कभी आपस में खुलकर बातें भी नहीं करती थीं। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए। राधिका फिर अपने मायके चली गई। उसके बाद सरस्वती जी ने रोहन से मंदिर को अपने कमरे में शिफ्ट करने के लिए कहा। बेटा सुबह उठकर मैं पूजा करती हूँ, तो तुम लोग डिस्टर्ब होते हो माँ। किसने कहा आपको कि आपके पूजा करने से हम डिस्टर्ब होते हैं? रोहन की बात सुनकर सरस्वती जी थोड़ी हड़बड़ा गई थी। अरे बेटा किसी ने कहा नहीं, मुझे समझ आता है बेटा। जब मैं पूजा करती हूँ तो बहू को डिस्टर्ब होता है। सरस्वती जी ऐसा बोलकर चाय बनाने के लिए चली गई। अब रोहन के मन में हलचल मच गई थी। आखिर कुछ तो इस घर में चल रहा है। राधिका जब भी अपने मायके जाती है तभी माँ यह सब अजीब जिद लेकर बैठ जाती हैं। पहले कमरा, फिर सोफा, और अब यह पूजा। घर जब राधिका घर में होती है तो दोनों के बीच अजीब सा तनाव होता है। कुछ तो बात जरूर है जो माँ छुपा रही है। वही सोफा पर सरस्वती जी का फोन पड़ा हुआ था। रोहन ने फोन उठाकर चेक किया तो देखा शाम को राधिका की मम्मी का फोन आया था। रोहन को समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि कुछ तो गड़बड़ है।
रोहन ने दोबारा माँ से पूछा। इस बार भी सरस्वती जी टाल गई और अंत में रोहन ने पूजा घर माँ के कमरे में रखवा दिया। अगले दिन फिर रोहन ऑफिस से घर आया तो राधिका घर आ गई थी। रोहन की आंखें खुली की खुली रह गई। यह सब देखकर रोहन ने मन में सोचा कि जब माँ मुझे कुछ बताना नहीं चाहती, मैं पूछूं तो किससे पूछूं? रोहन ने राधिका से पूछा तो राधिका ने कहा, मुझे नहीं पता। अब माँ ने यह सब किया है तो उन्हीं को पता होगा। अब यह माँ की इच्छा है तो मैं क्या कहूं? रोहन ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अब उसके दिमाग में शक का कीड़ा बैठ गया था। कुछ दिन बाद राधिका वापस अपने मायके में गई। तब रोहन का शक यकीन में बदल गया। इस बार सरस्वती जी ने राधिका के घर से दहेज में आया हुआ टीवी उसके कमरे में लगवाने के लिए कहा। इस बार रोहन बहुत बिगड़ गया। यह सब क्या है माँ? आखिर आपने यह सब क्या लगा रखा है? मैं देख रहा हूँ, जब भी राधिका अपने घर जाती है तब आप यही सब करने लगती हो। उसको यहाँ रखो, उसको वहां रखो। माँ, आखिर आपके मन में चल क्या रहा है? माँ, आप मुझे क्यों नहीं बताती? कुछ भी मैं आपके लिए इतना पराया कब से हो गया? रोहन को इस तरह चिल्लाते हुए देखकर सरस्वती जी की आंखों में आंसू आ गए और वह फूट फूट कर रोने लगी। बेटा, मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। आखिर बेटा, मेरी उम्र ही कितनी बची है? मेरे कारण तुम्हारा घर टूट जाए, ये मैं कभी नहीं चाहूंगी। अपनी माँ की बात सुनकर हैरान हो गया। फिर रोहन बड़े प्यार से अपनी माँ से बोला, माँ, सब कुछ सच सच बताओ, हो क्या रहा है? रोते रोते सरस्वती जी ने रोहन को जो बात बताई, उसे सुनकर रोहन के पैरों तले से जमीन खिसक गई। सरस्वती जी ने रोहन का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, पहले तू वादा कर, तू मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। मैं अकेली कैसे रहूंगी तेरे बिना? तेरे पापा भी मुझे अकेला छोड़कर चले गए। अब तुम मत जाना, मुझे वृद्ध आश्रम छोड़कर मत आना बेटा। मैं तुम लोगों को परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन पता नहीं यह सब कैसे हो जाता है। जो भी बात है, खुलकर बताओ, आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा। मैं आपका बेटा हूं और हमेशा आपके साथ रहूंगा, और मैं आपको वृद्ध आश्रम भी छोड़कर नहीं आऊंगा। सरस्वती जी ने रोहन को बताना शुरू किया, बेटा, याद है जब तुम्हारी शादी के बाद पहली बार राधिका का भाई अचानक बहू को लेने आ गया था और राधिका अपने मायके चली गई थी, तो मुझे तो यही लगा था कि बहू को अपने घर की याद आ रही होगी, इसीलिए वह घर जा रही है। बहू के जाने के बाद बहू की माँ का फोन आया था, तब मुझे पता चला कि राधिका ने ही अपने भाई को बुलाया था। समधन जी कह रही थी, मैंने सारा दहेज अपनी बेटी और दामाद जी के इस्तेमाल के लिए दिया है, लेकिन आपने सारा सामान हॉल में रखवा दिया और सिर्फ बेड, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल उसके कमरे में रखवा दिया। आपकी तो उम्र हो गई है, आप उस सामान का क्या करोगी? कम से कम अपने बच्चों की इच्छाओं का तो सम्मान करो। अब तो मेरी बेटी उस घर में तभी आएगी जब सारा सामान उसके कमरे में पहुंच जाएगा। अब तू ही मुझे बता, इतना सारा सामान तेरे उस छोटे से कमरे में कैसे आता? इसीलिए मैंने तुमसे कहा कि मेरा सामान तेरे कमरे में शिफ्ट कर दे और तू मेरा कमरा ले ले। कम से कम बहू का दहेज का सारा सामान तो आ ही जाएगा। लेकिन जब राधिका दूसरी बार मायके गई, तब भी मुझे यही लगा कि उसे अपने माता पिता की याद आ रही है। लेकिन यह भी मेरी गलतफहमी ही साबित हुई। राधिका वहां पहुंची ही थी कि थोड़ी देर बाद में ही उसकी माँ का फोन आ गया। कहने लगी कि राधिका को मेरे कारण अपनी गृहस्थी बसाने में बहुत दिक्कत होती है। बेचारी उनकी बेटी कुछ कह नहीं पाती और आपका बेटा आपका लिहाज करता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप उनका जीना दुश्वार करके रखो। आप तो सुबह सुबह अपने पूजा पाठ करने बैठ जाती हो, लेकिन मेरी बेटी की तो नींद खराब होती है। देखिए समधन जी, समझाना मेरा फर्ज है। आप तो अभी अभी नई सास बनी है, पर मुझे तो 2 बहुएं रखने का तजुर्बा है। बाकी आपकी मर्जी। अब समधन जी ने तुम्हारा ही नाम ले लिया था, तो मुझे लगा कि तुम्हारी भी इसमें रजामंदी है। इसीलिए मैंने पूजा घर भी अपने कमरे में शिफ्ट करवा लिया। लेकिन आज सिर्फ एक एलआईडी के लिए उन्होंने मुझे कितना कुछ सुना दिया। कहते कहते सरस्वती जी जोर जोर से रोने लगी। रोहन कुछ देर तक तो माँ को चुप कराने की कोशिश करता रहा। जब वह चुप नहीं हुई तो रोहन उठकर रसोई में गया और पानी का ग्लास भरकर ले आया और माँ को पीने को देकर चुप कराते हुए बोला, क्या कहा माँ? उन लोगों ने मुझे सब कुछ बताओ, मैं भी तो देखूं कोई किस हद तक जा सकता है। आखिर सरस्वती जी थोड़ी तसल्ली पाकर बोली, समधन जी कह रही थी कि इस उम्र में क्या मोह माया के चक्कर में पड़ी हो। मैंने एलआईडी मेरी बेटी के दहेज में यह सोच कर दी थी
कि मेरी बेटी दामाद एलआईडी पर अपने कमरे में आराम से मूवी देखेंगे। वह लोग तो इसका कोई फायदा उठा ही नहीं पाए। आपने तो एलआईडी हॉल में लगवा दी। मेरी बेटी दामाद की मूवी की जगह इस पर आपके सत्संग चलते हैं। आपको कुछ समझ में नहीं आता कि उनकी भी जिंदगी है। अगर पानी सर से ऊपर निकल गया तो कहीं ऐसा ना हो कि बेटा बहू आपको छोड़कर अपना बंदोबस्त कहीं और कर ले, या फिर आपको वृद्ध आश्रम छोड़ आए। गलती सारी आपकी होगी, लेकिन बदनाम मेरी बेटी हो जाएगी। अब तू ही बता बेटा, मैंने उस समय भी तुझे कितना कहा था कि एलआईडी अपने कमरे में लगा ले, लेकिन तू ही नहीं माना। मेरी क्या गलती है? अब तो जब भी समधन जी का फोन आता है या राधिका अपने घर जाती है तो मुझे घबराहट सी होने लगती है कि अब क्या नया बखेड़ा होने वाला है। तेरे पापा के जाने के बाद मैंने बहुत संघर्ष करके तुझे पाला है। सारे रिश्तेदार साथ छोड़ चुके थे। सोचा था पूरी जिंदगी संघर्ष करते हुए गई, कम से कम तेरी शादी के बाद सुकून के कुछ पल जी लूंगी। पर सच कहूं तो अब मुझे बहुत डर लगता है। कहते कहते सरस्वती जी के हाथ कांपने लगे और जबान लड़खड़ाने लगी थी। यह देखकर रोहन को अपनी मां पर तरस तो राधिका और उसकी मां पर बहुत गुस्सा आ रहा था। क्या हालत कर दी उन लोगों ने मेरी मां की। जैसे तैसे अपने गुस्से को कंट्रोल में करते हुए रोहन अपनी मां को हिम्मत देते हुए बोला, मां, आपको मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। क्या आपको शुरुआत में ही मुझे सब बातें बोल देनी चाहिए थी? बेवजह परेशान होती रही। आप अगर शुरुआत में ही आप बोल देती तो उसका हल तभी निकल जाता। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। जिस तरह से समधन जी बातें करती थी, मुझे लगता था कि शायद इसमें तेरी भी रजामंदी है। एक दो बार सोचा कि तुझसे पूछ लूं, फिर मुझे लगा कि सामान शिफ्ट करने से ही सारी समस्या का हल निकल रहा है, तो गलत क्या है? पर इस बार तो समधन जी कुछ ज्यादा ही बोल गई। सरस्वती जी ने अपनी तरफ से सफाई दी। वह अगर ज्यादा बोलती नहीं तो शायद आप मुझे कुछ बताती भी नहीं। पर कोई बात नहीं, देर से ही सही, आखिर पता तो चला कि हमारे साथ क्या हो रहा है। आप परेशान मत होना माँ, अब इसका निर्णय मैं बहुत जल्दी ही करूंगा। रोहन की बात सुनकर सरस्वती जी घबराती हुई बोली, नहीं नहीं बेटा, तू ऐसा कोई कदम मत उठाना जिससे कोई बड़ी समस्या खड़ी हो जाए, मेरे कारण तेरी गृहस्थी खराब हो। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी माँ। गृहस्थी किसी एक इंसान के भरोसे नहीं चलती, इसमें दो लोगों का बराबर योगदान होता है। पर यहाँ तुम्हारी बहू योगदान देना नहीं बल्कि सिर्फ लेना जानती है, तो उसे उसी की भाषा में समझाना पड़ेगा। विश्वास करो माँ, मैं इस रिश्ते को सिर्फ एक मौका और दे रहा हूँ। नहीं तो जिस तरह का यह रिश्ता है ना, इसका टूट जाना ही बेहतर है, क्योंकि जिंदगी भर के दुख से एक बार का दुख बेहतर होता है। बस अपने बेटे पर विश्वास रखिए, कल का दिन कुछ अलग ही होगा। अगले दिन जब सरस्वती जी उठी तो देखा रोहन जाग चुका था और फोन पर किसी से बातें कर रहा था। थोड़ी देर बाद सरस्वती जी चाय बनाकर ले आई और दोनों माँ बेटे चाय पीने बैठे। इतने में दरवाजे की डोरबेल बजी। सरस्वती जी ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने 3 लोग खड़े थे। सरस्वती जी ने हैरानी से उन लोगों से पूछा, आपको किसी से मिलना है? तो उनमें से एक लड़का बोला, मैडम, हमें रोहन भैया ने बुलाया है, आप उन्हें बुला दीजिए तो हम हमारा काम शुरू कर दें। इतने में खुद रोहन बाहर आ गया और आते ही बोला, अरे आ गए आप लोग, चलिए जल्दी जल्दी काम निपटाना है। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सा सामान उठाना है। इतने में सरस्वती जी बोली, रोहन, कौन सा सामान उठाने की बात कर रहे हो? मुझे बताएगा। आखिर क्या चल रहा है माँ? बस मेरा साथ दो, हर समस्या का समाधान होता है। जिस तरह की हरकतें वह लोग कर चुके हैं, उससे इतना तो समझ में आ गया कि उन्हें सीधा तरीका समझ में नहीं आता। तो बस अब दूसरे तरीके से समझा रहा हूँ। लेकिन तू क्या करना चाहता है बेटा? मुझे बता तो सही। अभी भी सरस्वती जी अपने बेटे से पूछे जा रही थी माँ। बस 1 मिनट, मैं अभी आया, कहकर रोहन उन लड़कों को कुछ समझा कर आ गया और आकर माँ से बोला, माँ मुझ पर विश्वास रखो और मेरा साथ दो। थोड़ा सा कठोर तो आपको भी बनना पड़ेगा। बस इतना विश्वास दिलाता हूँ कि कुछ गलत नहीं होने दूंगा। फिर रोहन ने अपनी योजना माँ को समझाई। सुनकर सरस्वती जी बोली, सब ठीक तो होगा ना बेटा? कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो? अभी भी अपनी माँ को हैरान परेशान देखकर रोहन बोला, अरे माँ, क्यों टेंशन ले रही हो? बस आप अपनी हिम्मत बनाए रखना, कहकर रोहन अपनी योजना पर अमल करने लगा। 2 घंटे बाद रोहन अपने ससुराल के दरवाजे पर था। जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया, बड़े साले साहब ने आकर दरवाजा खोला। उस समय घर के लोग नाश्ता कर रहे थे। उसे घर आया देखकर सब लोग हैरान रह गए।
राधिका की दोनों भाभी भी रसोई से निकलकर बाहर आ गई। वहीं खुद राधिका और उसकी माँ उसे वहां देखकर हैरान थी। इतने में ससुर जी बोले, अरे रोहन जी, आप अचानक यहाँ कैसे? सब खैरियत तो है ना? हाँ पापा जी, आप फिक्र मत कीजिए, सब खैरियत है। इतने में बड़े भैया भी बोले, अरे खड़े खड़े सब लोग क्या देख रहे हो? रोहन जी आए हैं, उनके लिए भी चाय नाश्ता लगवा। रोहन ने बड़ी विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर कहा, नहीं भैया, मैं नाश्ता नहीं करूंगा। अभी मैं जल्दी में हूँ, ऑफिस भी जाना है। वह तो मैं यह सामान यहीं रखवा आया था। रोहन की बात सुनकर सब आश्चर्य से एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। आखिर राधिका की माँ ने कहा, दामाद जी कौन सा सामान रखने की बात कर रहे हैं? आप उनकी बात सुनकर रोहन मुस्कुराया और बोला, वही जो बाहर ट्रक में है। ट्रक में सब हैरान रह गए और फटाफट निकलकर बाहर आए। देखा तो ट्रक में वह सामान रखा था जो राधिका के मायके वालों ने उसे दहेज में दिया था। उस सामान को देखकर घर के सब लोग प्रश्नवाचक नजरों से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वही राधिका कभी अपनी माँ को तो कभी रोहन को देख रही थी। पड़ोस के लोगों को वहां खड़ा होकर बातें करते देखा। राधिका की मम्मी बोली, दामाद जी यह क्या हरकत है? आप भला ये सब सामान यहाँ लेकर क्यों आए हैं? यहाँ ये सब सामान लाने से पहले आपने एक बार भी नहीं सोचा कि हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। देखिए बाहर सब लोग खड़े होकर कैसी बातें कर रहे हैं। राधिका के पापा भी बोले, दामाद जी यह सब क्या है? मुझे तो अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रोहन हाथ जोड़कर समझाते हुए बोला, देखिए ससुर जी, यह दहेज आपकी बेटी का है जिसे आप लोगों ने दिया है। लेकिन वह घर तो मेरी माँ का है जो मेरे पिता ने बनवाया था। अब माँ ने साफ साफ कह दिया है कि या तो तुम अपना नया मकान खरीद लो या फिर जिसका दहेज है उसके घर पहुंचा दो। मेरे घर में इस दहेज की कोई जगह नहीं। आखिर जब से यह दहेज घर आया है मेरा चैन और सुकून खो गया है। तभी बीच में राधिका की माँ बोली, आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ कहिए, आखिर आपकी समस्या क्या है? रोहन मुस्कुरा करके बोला, बस यही सासू माँ जी, अगर दहेज में आप मकान भी दे देती तो आपकी बेटी को थोड़ी सहूलियत हो जाती। उसे यूं परेशान नहीं होना पड़ता और उसे बार बार यूं मायके नहीं आना पड़ता। रोहन की बात सुनकर ससुर जी बड़े भैया सासू माँ को घूर कर देख रहे थे। वहीं दोनों बहू की नजर भी सासू माँ पर थी। सासू माँ ने तो चुप रहना ही ठीक समझा। आखिर उनकी पोल जो खुल चुकी थी, वह भी अपने बेटे बहू के सामने उन्हें समझ में आ गया था कि रोहन को सब पता चल चुका है और इस बार समधन भी थोड़ी सख्त हो गई है। लेकिन इतने में राधिका भी बोली, मेरे माता पिता की भी इज्जत की। आपको कोई परवाह नहीं थी जो आप उनका दिया हुआ दहेज का सामान यहाँ लेकर आ गए। यह भी नहीं सोचा कि मेरे माता पिता के दिल पर क्या बीतेगी। बैठकर भी तो बात की जा सकती थी ना? उसकी बात सुनकर रोहन बोला, अच्छा, बैठकर भी बातें होती हैं क्या? मुझे तो पता ही नहीं था, क्योंकि तुमने कभी हमसे बात ही नहीं की। जब भी कोई समस्या होती तो तुम मायके आकर बैठ जाती पीछे से। सासू माँ फोन करके मेरी माँ को परेशान करती थी, यहाँ तक कि मेरी माँ को धमकी दे डाली कि उनकी बात नहीं मानी तो कल को बेटा बहू अलग हो जाएंगे और या फिर आपको वृद्धाश्रम छोड़ आएंगे। तब तुम्हें मेरी माँ के बारे में ख्याल नहीं आया। अब राधिका से भी कुछ कहते नहीं बन रहा था, पर अब घर में सबको राधिका और सासू माँ के बारे में पता चल चुका था। आखिर बेटी कैसी भी हो, आखिर है तो बेटी ही, एक पिता उसका घर टूटने कैसे दे सकता है? उसका घर ना टूटे, इसीलिए ससुर जी हाथ जोड़कर रोहन से बोले, माफ करना दामाद जी, हमें तो लगता था कि हमारी बेटी हमसे मिलने खुशी खुशी आई है, वह भी आप लोगों की रजामंदी से। पर आज तक जो हुआ सो हुआ। आज के बाद ऐसी कोई हरकत नहीं होगी जिसके कारण आपको या समधन जी को परेशान होना पड़े। अब आप हमारा थोड़ा सम्मान रख लीजिए। अब आप इस दहेज के सामान को यहाँ से रवाना कर दीजिए। अपने ससुर जी को हाथ जोड़े देखकर रोहन ने उनके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, माफ करना पापा जी, मैं यह सब करना नहीं चाहता था, पर जिस तरीके से कल मेरी माँ को मैंने रोते देखा, तब जाकर मैंने यह कदम उठाया। आखिरकार ससुर जी ने दहेज के ट्रक को वापस रोहन के घर भिजवा दिया और खुद राधिका और अपनी पत्नी को लेकर रोहन के घर की तरफ रवाना हुए। वहां जाकर समधन जी से माफी मांगी और भविष्य में ऐसा नहीं होगा इसका उनको आश्वासन दिया। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।